हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो था हमारा रिसर्च प्रपोजल पे कि कैसे लिखना है। मैंने एक वीडियो बनाया है ये स्लाइड्स रिप्रेजेंट करके। आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिया था, वहाँ पे बताया था कि आपको क्या लिखना है और कितना लिखना है। इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे लिख सकते हैं एंड कैसे एक पैटर्न और एक ओरिएंटेशन में कर सकते हैं। ये स्लाइड जो है ये कम्प्लीटली एडिटेबल है, आपको स्लाइड शेयर पे मिल जाएगी मेरे अकाउंट पयाम वोरा के नाम से। आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड करके अपने सीधा आपका डेटा इसमें रिप्लेस कर देना, नथिंग एल्स। कम्प्लीटली आपका इसमें बहुत एक्चुअली इट वुड हेल्प यू, मतलब आपका बहुत ज़्यादा काम जो है वो कम हो जाएगा अगर आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहला पेज जो है ये टाइटल रखना है रिसर्च प्रपोजल स्टेप्स। अगर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो आप लिखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल, सिर्फ उतना, स्टेप्स हटा देना। और नेक्स्ट पेज जो आपको है ये टाइटल पेज होता है, किस यूनिवर्सिटी से हैं आप, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या लखनऊ यूनिवर्सिटी है या मुंबई यूनिवर्सिटी है, वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और आपके थीसिस का टॉपिक, मतलब आपका जो मेन जो आपने जो टॉपिक का नाम दिया है, जैसे अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया था, मेथड्स दैट आर यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इन द एग्रीकल्चर एंड इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड, ये मेरा हो गया थीसिस टॉपिक। आप अपना जो भी टॉपिक होगा बस वहाँ पे एडिट कर सकते हैं सीधे से जाके। अगला पेज जो है ये हमारा समरी और एब्स्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करेगा पूरा। आपको अपना पर्पस और ऑब्जेक्टिव यहाँ सिर्फ लिखना है, और डिज़ाइन आइडिया, आपका मेन आइडिया क्या है ये रिसर्च को डिज़ाइन करने के लिए आपको इसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पेज जो हमारा है वो है इंट्रोडक्शन पेज, जिसमें आप एडिशनल लिख सकते हैं लाइक लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस, इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या है, एक जनरल आइडिया दे सकते हैं रिव्यूअर को कि एग्जैक्टली यू नो व्हाट इज़ योर रिसर्च, मतलब उनको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई आपका रिसर्च क्रॉप से रिलेटेड है। एंड रिसर्च क्वेश्चंस, हाँ अगर आपको कोई भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है तो आपको वो यहाँ मेंशन करना है बहुत क्लियरली। आप ऐसे थोड़े सेपरेटली गैप देके यूनिफॉर्मली लिखते हैं ना तो इट्स क्वाइट कैप्टिवेटिंग फॉर द रिव्यूअर। नेक्स्ट स्लाइड जो है थीसिस स्टेटमेंट ऑफ योर प्रपोजल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल। इसको एक कंप्लीट एक स्लाइड डेडिकेट कर दीजिए और स्टेट द थीसिस एंड क्लैरिफाई योर हाइपोथेसिस दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट टू प्रूव विद द थीसिस। अगर आप चाहें तो हाइपोथेसिस के साथ एक रैशनल भी रख सकते हैं, यानी कि समथिंग दैट विल जस्टिफाई योर थीसिस स्टेटमेंट or something that will actually support your statement. And this is actually going to focus of your work, it is going to be focus of your work, and it will give the reader a chance to understand the scope of your overall thesis paper. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अपना thesis statement directly इस पे copy paste कर देना इसको हटाकर। अगली स्लाइड अगर हम देखें तो वो है मेथड्स ऑफ अप्रोच की, मतलब आपने एग्जैक्टली मेथडोलॉजी का बिगिनिंग कैसी है, क्या आपने सर्वेस कंडक्ट करेंगे, आप क्वेश्चनर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप इंटरव्यूज़ ले रहे हैं लोगों के, जैसे अगर आपको कुछ फार्मर्स के इंटरव्यू लेने हैं या फिर फार्मर्स के क्वेश्चनर्स है कि उनकी यील्ड क्यों कम आती है, उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही। आप एक सर्वे लेते हैं कि हाँ एक कंसेंसस है कि हाँ ये सोलापुर में या फिर विदर्भ रीजन में इतने कम क्रॉप्स हैं, ये इतने कम क्रॉप्स है, तो एक सर्वे ओवरऑल मिल जाता है। केस स्टडी कर सकते हैं आप, डिटेल्ड केस स्टडी, या फिर एक टेम्पररी ऊपर से टेंटेटिव केस स्टडी कर सकते हैं, और ऑब्जर्वेशंस जो आपको डेटा एनालिसिस से मिलेगा आपके। अगला जो हमारा रैशनल एंड गैप एनालिसिस, ये मेनली हम अपने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए रखते हैं, सो दैट इट विल एक्चुअली जस्टिफाई योर हाइपोथेसिस। गैप एनालिसिस क्या होता है कि करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट, ये एक गैप ब्रिज बन जाता है इस गैप के बीच में, और आपका प्लान ऑफ एक्शन, आपकी स्ट्रैटेजी। आपको ये मैंने एक फ्लो चार्ट दिया है, ये बहुत एसेंशियल है, आप इसमें सिर्फ अपना डेटा इनपुट कर दीजिएगा। आइडेंटिफाई द ब्रॉड एरिया ऑफ योर रिसर्च, द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर रिसर्च, द फीजिबिलिटी ऑफ द गैप, द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च गैप, एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। आप उसका आउटपुट क्या, अगर आप इनपुट कर रहे हैं अपने ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है। ये जो एक स्लाइड है ये एक एडिशनल स्लाइड है, अगर आप चाहें तो इनपुट करिए, ना चाहें तो ना करें।
अगर आप इमेजेस या फिर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने इस रिसर्च के प्रपोजल प्रेजेंटेशन में, सो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर जब तक जो रिव्यूअर है उसे अगर पता नहीं चलता है कि हाँ भाई ये फ़ोटो है, या फिर जब भी हम किसी रिलेट करते हैं, अगर कोई फ़ोटो देखते हैं या कोई रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सो जैसे आप कोई 3D मॉडल्स रखते थे, जैसे कि मैंने ये कोई एक स्ट्रक्चर है, रैंडम एटॉम एक स्ट्रक्चर है, उसका एक 3D मॉडल रिप्रेजेंट किया है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेजेस या टेस्ट ट्यूब का कोई रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई इमेज हो गई। और ये जो है एक रिसर्च, ये देखिए ये इमेज है, जैसे कि व्हाट इज़ रिसर्च को डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स वो उसको दिखला रही है। अगला जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड लिमिटेशंस। आपके लूप होल्स, आपके रिसर्च में एग्जैक्टली कितनी प्रॉब्लम्स है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको डिस्क्राइब करनी है इसमें, उसके लिमिटेशंस क्या है। जैसे अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में अगर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो हाँ भाई वो इंस्ट्रूमेंट बनाने में बहुत खर्चा लग जाएगा, वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया मेरा। एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैं लिख सकता हूँ कि ये एक टेक्नोलॉजिकल बेस है, तो ये सबको यूज़र फ्रेंडली होगा या नहीं, ये आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रख सकते हैं। अगली जो है प्रिलिमिनरी रिसर्च एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर आप अपने रिव्यूअर को ये बताते हैं कि पहले ऐसी रिसर्च की गई है, तो उसे और इंटरेस्ट आता है, उसे वो क्लैरिफाई हो जाता है कि हाँ भाई पहले के डेटा का रिजल्ट ये है, तो अब ये हाइपोथेसिस हो रही है, ये रिव्यू हो रहा है, ये रिसर्च हो रहा है, तो इसमें क्या अलग है। सो बेसिकली आपको ये मेंशन करना है इसमें। नेक्स्ट है आपका वर्क प्लान। ये एसेंशियल है कि आप अपने कोई भी रिसर्च स्लाइड में इसे इनकॉर्पोरेट करें। उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस, क्वेश्चनर, वैलिडेशन, एनालाइजिंग, रिपोर्ट प्रिपरेशन, एथिकल इश्यूज, और आपका टाइम फ्रेमवर्क। ये एस्टिमेशन देता है कि आपको कितना टाइम क्या चीज़ करने में लगेगा। तो अगर आप इसे एक टैब्यूलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये अच्छा रहता है कि हाँ भाई ये XYZ मंथ या YZ X डेज में होगा। सो वो एक आइडिया देता है रिव्यूअर को कि हाँ ये रिसर्च इतने टाइम में ख़त्म होगा या फिर ये रिसर्च को इतना टाइम लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा डिटेल्ड डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी। सो ये एक केस स्टडी है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डिज़ाइनिंग, आपका डेटा कलेक्शन एंड इट्स एनालिसिस, और एथिकल इश्यूज। सो आप इसे ऐसे फॉर्मेट में करें। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप रिव्यू प्रेजेंटेशन में करते हैं ना, सो वो अगर आप उसे एक थियोरी में बहुत लिखेंगे तो उतना पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एंड थोड़ा सा ओवरलोडिंग हो जाता है। सो अगर आप उसे कोई ना कोई ऐसे क्लिप आर्ट या एनीथिंग दैट्स क्वाइट नाइस, जैसे 3D मॉडल्स या डिज़ाइंस में, या कोई भी ऐसी चीज़ इंसर्ट करके, चार्ट्स, शेप्स अलग अलग, आइकॉन्स अलग अलग, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और वो इजीली ग्रैस्प हो जाता है हमारी नॉलेज में। अगला है बेनिफिट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। मतलब आपके क्रॉप का चलो भाई आपने बना भी लिया है, सो क्या है उसके बेनिफिट्स, उसके एनहांस करेगा इनकम को, फिर बाकी लोगों का फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो ये हमारे हो गए बेनिफिट्स एंड यूटिलाइजेशन फ्रॉम दिस रिसर्च। अगेन ये जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एक एडिशनल स्लाइड है। अगर आप एक कंपैरिजन फॉर्मेट में, जैसे अगर ये तो बस नॉर्मली मैंने रखा है इतना, अगर आपको ये इंक्लूड करना है तो ही करें, बट ये एक देता है रिव्यूअर को एक आइडिया कि हाँ इन्होंने अच्छे से डिटेल्ड में रिसर्च की है, और एक सर्वे देता है। इफ़ योर रिसर्च इज रिलेटेबल टू द सोसाइटी वेलफेयर, यू कैन ऐड ऑन अ स्लाइड फॉर डिफरेंशिएटिंग टू आइडियाज़। जैसे हम देखें कि हाँ इंडिया में कितने मर्द हैं कितनी औरतें हैं, सो ये 60% मर्द 40% औरतें, सो एक आइडिया देता है। अगर हम एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें, अप्लाइड रिसर्च की, तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कितने परसेंट कितने परसेंट जवार है, कितने परसेंट बाजरा है, कितने परसेंट XYZ कोई भी क्रॉप है। सो वो एक आइडिया देता है रिव्यूअर को कि हाँ ये एक नंबर्स न्यूमेरिकल्स में खेलने वाला है। सो दैट्स नाइस इफ़ यू इंक्लूड दिस स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है ग्राफिकल एनालिसिस। आपका कोई भी चार्ट जब आप इंक्लूड करते हैं, सो आपको एक ग्राफिकल एनालिसिस करना होता है। सो आपका अगर आपने कोई प्रिपेयर किया है, सपोज कोई स्लाइड, मतलब फॉर एनालिसिस, आपका ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे बाजरा कलकत्ता में इतना ग्रो होता है, बाजरा लखनऊ में इतना ग्रो होता है, बाजरा मुंबई में इतना ग्रो होता है। सो आप इसको एक कैटेगराइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट्स और ग्राफ्स, या फिर कोई भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से, ताकि रिव्यूअर को पढ़ना ना पड़े इतना और उसे देखकर समझ जाए कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है।
नेक्स्ट है कुछ, अगर आपको कोई एम्फेसिस करनी हो कुछ टॉपिक्स पे, तो आप ये पिन पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी मेथोडोलॉजी में। ये स्लाइड्स जो है ये मैंने एंड में रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एंड में रखेंगे, इट्स जस्ट फॉर योर आपके पर्पस के लिए, ताकि आपको समझ आए कि ये एडिशनल स्लाइड्स हैं, या अगर आपको इंक्लूड करनी है तो आप करें। नेक्स्ट हमारी ये एक ऐसी स्लाइड है जो मैं आपको बताना चाहता था कब से, बिकॉज ये एक कोई भी अगर आपका मेथोडोलॉजी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हो, कुछ भी हो, सो अगर आप बहुत ज़्यादा थियोरी लिखते हैं ना, तो वो रिव्यूअर को इतना पढ़ने में उतना इंटरेस्ट आता नहीं है। तो अगर आप उसे कोई ऐसा ग्राफ, जैसे मैं कब से रिपीट ही कर रहा हूँ वो चीज़ें, कि आपको कोई भी ऐसे फॉर्मेट में करें जिससे ध्यान रिव्यूअर का अच्छे से जाए, सो आप वैसे रखेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे ये कोई मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिन्स है, HMG कोई रिडक्टेस इनहिबिटर्स होते हैं ये, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, ऐसे लिखेंगे ना तो आराम से जाएगा। अगर मैं इसे वर्ड्स में लिखने जाऊं, इट प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ HMG को इनटू मेवलॉनिक एसिड, इट विल इंक्रीज द HDL लेवल एंड डिक्रीज द VLDL लेवल, इट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी हाइपरलिमिटिक एजेंट, इंक्रीज इन द LDL अपटेक एंड डिक्रीज इन द कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस। सो ये काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऐसे फ्लो चार्ट में लिखते हैं कि हाँ HMG को रिडक्टेस इनहिबिटर्स, ये कन्वर्ट प्रिवेंट करता है किसका, HMG को इनटू मेवलॉनिक एसिड, इससे होता क्या है, HDL बढ़ेगा, VLDL घटेगा। सो ये ज़्यादा कैप्टिवेटिंग लगता है। आखिरी एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ऑफ योर एंटायर रिसर्च प्रेजेंटेशन इज रेफरेंसेस। आपको प्रिसाइसली कंसाइसली मेंशन करने होते हैं जो भी रिसर्च के आपके रेफरेंसेस होते हैं, चाहे वो गूगल के कोई सर्च इंजन का कोई वेबसाइट हो, या फिर कोई भी जो विकीपीडिया का कुछ भी हो, आपको मेंशन करते होते हैं बुक्स का नाम, और आपको यही फॉर्मेट में रेफरेंस लिखना है जैसे मैंने लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वन, एरेंड JD 1997, adaptive intrinsic growth rates and integrated across taxa, question reference biological। so आप ये जो है ये पेज नंबर, एडिशन नंबर, the day the year in which it was published, the name of the author, the name of the book, ये आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे फर्स्ट जो है ये ट्रूएंट R फिंडल, ये नेम ऑफ द ऑथर्स है। इसके बाद नेम कौन सा ईयर में ये पब्लिश की गई थी, 1998। इसके बाद नेम ऑफ द बुक, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक शटलिंग बाय प्रोटीन न्यूक्लियर इम्पोर्ट फैक्टर्स। फिर पेज नंबर, अगर आपने 260 से 275 पेज के कोई भी मतलब सबसे डेटा एक्सट्रैक्ट किया है तो वो मेंशन करना है। सो आप ये फॉर्मेट में अगर रेफरेंस लिखते हैं ना तो वो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। एंड आखिरी की थैंक यू स्लाइड है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड आपको ये स्लाइड आराम से मेरे स्लाइड शेयर अकाउंट से मिल जाएंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा उसे। ऑल्सो अगर आपको बस ये डेटा को रिप्लेस करना है अपने डेटा से, आपका टाइम बच जाएगा काफ़ी और आपको काफ़ी हेल्प होगी, कुछ नया सीखने मिलेगा। And if you have any suggestions, please feel free to let me know in the comment box. Thank you so much everyone for your time and watching the video.